Hello students, welcome to the chemistry class. This is lecture 14 of atomic structure. So in last class we were solving some problems based on the Bohr's model. So in today's class we are going to further discuss some problems based on the Bohr's model. तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था? हमने ये डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ बोर्स मॉडल, जिसमें हमने उसके पोस्टुलेट्स के बारे में देखा था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा था, और विद द हेल्प ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने रेडियस का कैलकुलेशन, वेलोसिटी का कैलकुलेशन एंड एनर्जी का कैलकुलेशन किया था। साथ में हम फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड भी निकाला था, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज की भी लेक्चर में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r2, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी। तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? तो सब लोग पहले क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट कुछ 2-3 क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चंस को और साथ में जो डेरिवेशन है सब लोग रिवाइज कर लीजिए और उसको पॉज करिए वीडियो को, पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसके बाद हम आगे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r2, देन रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट विल बी। तो थर्ड बोर ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया। अब सेकंड बोर ऑर्बिट की रेडियस हमको r2 दी है और हमको थर्ड की बतानी है इन द टर्म्स ऑफ r2, यानी r2 के टर्म्स में हमें बताना है r3 क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R2 के लिए पहली बात तो मैं फॉर्मूला लिखूं अगर रेडियस का, तो हमने क्या पढ़ा था, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ये पढ़ा था हमने आर के लिए, रेडियस के लिए कैलकुलेशन। अब फॉर सेकेंड पीरियड, फॉर सेकेंड ऑर्बिट लिखता हूं मैं, फॉर सेकेंड ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट का मतलब सेकेंड बोर्स ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में, सेकेंड ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो R2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0.529, n की जगह रखेंगे 2 स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। एंड हाइड्रोजन एटम लिया गया, हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है ना। तो n इज इक्वल टू 2, Z इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है तो Z की जगह हमने 1 रख दिया। तो R2 की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 0.529 इंटू 4, ये हो जाएगा, ये किस में आ रहा है हमारे पास, एंगस्ट्रॉम में, करेक्ट। 0.529 इंटू 4, हमें R3 कैलकुलेट करना है, बट वो R3 R2 के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। तो इसको नोट कर लीजिए, सबने नोट कर लिया, ये सबको समझ में आ गया। R का सीधा फॉर्मूला रखा है और N और Z की वैल्यू डाल दी है। अब मैं इसको रफ करता हूं। फॉर थर्ड ऑर्बिट, जब हम थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो थर्ड ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू हो गई 3, Z की वैल्यू तो अभी भी 1 है, तो R3 इज इक्वल टू 0.529, n की जगह 3 का स्क्वायर, Z की जगह 1, तो ये आ जाएगा 0.529 इंटू 9, दिस इज 9। ये भी हमारे पास एंगस्ट्रॉम में है, बट क्वेश्चन में आपको R2 दिया गया है तो R3 आपको R2 के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। सो R3 0.529 इंटू 9 इस 0.529 इंटू 9, इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का डिवाइड कर दो, तो R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0.529 इंटू 4, यह आ जाएगा 9/4, ठीक है। और दिस 0.529 इंटू 4, ये वैल्यू हमने अभी निकाली थी किसकी, R2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 4, ये वैल्यू कैलकुलेट किया था हमने, अभी निकाला था हमने R2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 4, तो इसकी जगह हम R2 रख सकते हैं। सो R3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, R3 इज इक्वल टू, इसकी जगह मैंने रख दिया R2 इंटू 9/4, तो ये रिलेशन आ जाएगा R3 एंड R2 में 9R2/4, दिस विल बी आंसर। ये आया सबका करेक्ट। तो पहले हमने R2 निकाल लिया था 0.529 इंटू 4 और उस R2 की वैल्यू यहां पे उठा के रख दी, तो R3 विल बी इक्वल टू 9R2/4, क्योंकि हमारे पास R3 आ रहा था 0.529 इंटू 9 और उस 0.529 इंटू 9 में 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का डिवाइड, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, देन 0.529 इंटू 4 बन जाएगा कितना, R2, वो वैल्यू हमने रख दी तो हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नाउ सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन nth एंड n प्लस 1th बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू इट्स n माइनस 1th बोर्स रेडियस, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n। सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास हम ये कुछ रेडियस दिखाएं,
हम इसको मान लेते हैं n प्लस वन बोर्स रेडियस है, तो ये कौन सी हो जाएगी nth, क्योंकि उसमें एक ऐड करके हम ये nth प्लस वन दिखा रहे हैं, और ये कौन सी हो जाएगी n माइनस वन। ये बोर्स रेडियस है कुछ, इसका r लिखा जाएगा, इसका r लिखा जाएगा और इसका r लिखा जाएगा। करेक्ट है ये? ठीक है, तो फॉर nth ऑर्बिट रेडियस हमने मान ली आर एन, nth के लिए n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो n प्लस वनथ ऑर्बिट के लिए क्या आएगा, फॉर n प्लस वनथ ऑर्बिट रेडियस इज इक्वल टू आर n प्लस वन, एंड फॉर n माइनस वनथ ऑर्बिट रेडियस इज इक्वल टू आर n माइनस वन। करेक्ट? n माइनस वन हम ये दिखा रहे हैं, ये स्मॉल वाला, दूसरा nth के लिए ये आर एन आ जाएगा, और जो सबसे बड़ा वाला है n प्लस वन, उसके लिए ये आ जाएगा आर एन प्लस वन, है ना? ये हमारे पास रेडियस आ गई। अब इनके लिए आपको रिलेशन बोला है, द डिफरेंस बिटवीन nth एंड n प्लस वन बोर्स रेडियस इज इक्वल टू इट्स n माइनस वन, मतलब आर एन प्लस वन माइनस आर एन इज इक्वल टू आर एन माइनस वन। ये रिलेशन हमें यूज करना है कि n प्लस वन, ये सबसे बड़ी रेडियस है, इसमें से मैं nth रेडियस को माइनस कर दूं, सबसे बड़ी वाली रेडियस में से मैं nth रेडियस को माइनस कर दूं, तो वो रेडियस n माइनस वन वाली रेडियस के इक्वल होगी। ये क्वेश्चन हमें यूज करना है, और उसकी हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है। क्लियर है सबको? चलिए आगे करते हैं। सो आर एन प्लस वन, अब चाहे हमने एक और रिलेशन पढ़ा था, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, आप उसका यूज कर लीजिए, या फिर अगर आपको फॉर्मूले में रख के करना है तो आप फॉर्मूले में पुट करके करेंगे तो भी वहां से आपका आंसर आ जाएगा, है ना? सो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर के लिए हम क्या लिखें, अगर मैं फॉर्मूले का यूज करूं तो फॉर्मूला हमारे पास है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। जेड आपके लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो जेड तो 1 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब इसकी जगह अगर मैं फॉर्मूला रखूं तो मैं क्या रखूंगा, 0.529 n प्लस वन का स्क्वायर, n प्लस वन का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, तो उसको मैं हटा दे रहा हूं यहां पे, क्योंकि n प्लस वन के लिए जो रेडियस लिखी जाएगी 0.529 n प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि इस n वाले के लिए n क्या रिप्रेजेंट करता है, किस शेल की बात हो रही है, तो n प्लस वन वाली की बात हो रही है, वो हमने यहां पे डाल दिया, माइनस आर एन की जगह मैं लिखूंगा 0.529 n का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इक्वल हम क्या लिखेंगे 0.529 और n माइनस वन का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इधर से हम 0.529 अगर कॉमन कर दे, 0.529 कॉमन कर दिया तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, n प्लस वन का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0.529 n माइनस वन का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए 0.529, तो हमारे पास बच गया n प्लस वन का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस वन का स्क्वायर। अब चाहे इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोल दीजिए, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, जैसे भी आप करना चाहे। ठीक है, तो अगर मैं इस पे a प्लस बी का स्क्वायर लगा के इसको ओपन कर दूं तो मेरे पास मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस वन प्लस 2n, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये n माइनस वन का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस वन माइनस 2n, ये बन गया, यहां से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहां पे n स्क्वायर है, ये 2n है, ये 2n इधर माइनस 2n है, ये प्लस वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? प्लस वन को इधर लेके आऊं मैं तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस वन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ओवरऑल n स्क्वायर ये, और ये 2n इधर आके बचेगा, तो हो जाएगा कितना 4n, ये बन जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 0। जब ये रिलेशन आ गया तो यहां से n कॉमन कर ले अगर, तो n माइनस फोर इज इक्वल टू 0, सो n की वैल्यू 0 एंड n की वैल्यू 4। अब इसमें से आंसर क्या होगा, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 0 ही है तो फिर तो n माइनस वन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अगर n ही 0 हो गया है तो n माइनस वन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और वैसे भी n भी 0 नहीं हो सकता, एटलीस्ट पहले शेल की तो बात होगी, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी ना, कि फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, तो n 0 तो वैसे ही कोई सिग्निफिकेंस बचा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4। क्लियर सबको?
चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए सब लोग। हो गया? वीडियो पॉज करिए, सोचिए कैसे करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज दिस, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट में अगर मैं यहां पे डायग्राम बना दूं, ये मैंने मान लिया इसका फर्स्ट बोर ऑर्बिट है। तो इस फर्स्ट बोर ऑर्बिट की, ये तो हो गया न्यूक्लियस, इस फर्स्ट बोर ऑर्बिट का मतलब n इज इक्वल टू 1 की बात हो रही है। फर्स्ट बोर ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटम लिया गया है। सर्कमफ्रेंस दिया गया है कितना? 3.32 इंटू 10 टू द पावर 10। तो सर्कमफ्रेंस के लिए मैं लिख दूंगा 2 पाई r इज इक्वल टू 3.322 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ये सर्कमफ्रेंस दिया गया। तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। ठीक है, हमने ये रख दिया। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, हमको कैलकुलेट करना है। तो दिस वेलोसिटी हैज टू बी कैलकुलेट। ये दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको फर्स्ट बोर ऑर्बिट दी गई है। फर्स्ट बोर ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। एन हमने क्या लिया हुआ है? 1 लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 पाई आर है, हमने एक क्वांटाइजेशन का रिलेशन भी पढ़ रखा है वेलोसिटी v निकालने के लिए। mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बोर्स मॉडल, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उस रिलेशन का अगर हम यूज करें तो v हमारे पास क्या आ जाएगा? nh अपॉन 2 पाई, और mr को भी हमने नीचे भेज दिया। ये वेलोसिटी के डेरिवेशन में भी हमने किया था। v की ये वैल्यू निकाली थी, और उसके बाद r की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी रेडियस की, वो वैल्यू हमने यहां पे उठा के पुट कर दी थी, जिससे हमारे पास क्या आ गया था? वेलोसिटी। सॉरी। सो v इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट, n की वैल्यू हो गई 1। h की वैल्यू रख दे तो कितना हो जाएगा? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 पाई r। 2 पाई r, यहां पे मैं इस चीज को सीधा लिख सकता हूं, दिस इज 2 पाई r इंटू m। करेक्ट? सो मेरे पास वेलोसिटी क्या मिलेगी? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 पाई r की वैल्यू क्वेश्चन में सीधा सीधा दी है 3.322 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और साथ में m किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है जो इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन का मास निकलेंगे, रखेंगे, और वहां से उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। सो m की वैल्यू हम डाल देंगे इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक है, इस वेलोसिटी को आप कैलकुलेट कर लीजिए फाइनल, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करिए, आएगी अराउंड 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6। So it will be around 2.19 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करिएगा आप, मतलब ये कैलकुलेशन ही आगे। ये वैसे यहां से देखेंगे -31 -10 -41 हो जाएगा, ये -34 है, तो 10 की पावर कैंसिल आउट होके 10 की पावर -7 बचेगा, वो ऊपर जाके 10 की पावर +7 हो जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे आप, तो ऑलमोस्ट इसके अराउंड आएगा, और ये 10 की पावर 6 बन जाएगा। क्लियर तीनों क्वेश्चन? तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूले पे था, ये भी आपका फॉर्मूले पे था, सीधा आर एन का हमको क्या करना था? माइनस करके निकालना था। ये सर्कमफ्रेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एक तो ये तरीका हो गया कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, हमने क्वांटाइजेशन का यूज किया। किसी ने और भी तरीके से, सेकंड तरीके से अगर हम बात करें कि किसी दूसरे मेथड से अगर किसी ने किया हो, तो क्या किया होगा? रफ करते हैं इसको। सो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और सर्कमफ्रेंस दे रखा है 2 पाई r, तो 2 पाई r इज इक्वल टू फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम में सर्कमफ्रेंस दे रखा है, तो 2 पाई r की वैल्यू अगर हमारे पास दे रखी है 3.322 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। करेक्ट? वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो अगर आप वेलोसिटी के लिए सीधा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z अपॉन n, तो z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, वहां से रख के भी आ जाएगा। बट सीधा z की वैल्यू क्या रखी है हमने? 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। n की वैल्यू 1 क्यों रखी?
ये n है, समझ में आ रहा है ना, दिस इज n। तो n की वैल्यू हमने 1 क्यों रखी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, तो वो भी 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। बट उसमें फिर हमें सरकमफ्रेंस की वैल्यू का कुछ यूज नहीं है, मतलब समझ रहे हो, अगर मैं वेलोसिटी का सीधा फॉर्मूला रखूं तो सीधा वैल्यू आ जाएगी, बट मैंने इस सरकमफ्रेंस का कुछ यूज नहीं किया। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो उसका हेल्प से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमने वहां पे वेलोसिटी कैलकुलेट की। क्लियर सबको? चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन इस पे बोर्ड्स मॉडल पे बहुत है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे। तो पहले हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेते हैं, फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कि एक्सप्लेनेशन है बोर्ड्स मॉडल के बेस पे ही जिसका किया गया है। तो अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ के फिर बोर्ड्स मॉडल साथ में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दोनों के क्वेश्चन साथ में करेंगे, ठीक है। तो विल स्टार्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें कुछ चीजें हैं वो मैं लिख देता हूं, फिर आप नोट कर लीजिए, फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है हाइड्रोजन एट स्पेक्ट्रम, एंड फिर क्वेश्चंस करेंगे। ओके ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इससे पहले हमने स्पेक्ट्रम का डिस्कशन किया था, जिसमें हमने डिस्कशन किया था अबाउट इमिशन स्पेक्ट्रम एज वेल एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में हमने देखा था दो टाइप के स्पेक्ट्रम थे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। और वहां पे हमने डिस्कशन किया था कि लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम कब देखने को मिलता है, जब या तो किसी सब्सटेंस को हम एक हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, या फिर किसी गैसियस सब्सटेंस को जो कि किसी अगर डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है उसमें एक हाई वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है बहुत कम प्रेशर पे, तो वहां पे वो एक रेडिएशन इमिट करता है जो कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है, ठीक है। तो यही बात की गई यहाँ पे, लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास किया जा रहा है हाइड्रोजन गैस से एट अ वेरी लो प्रेशर, और ब्लूइश लाइट इज इमिटेड। याद करिए हमने डिस्कशन किया था कि अगर मैं एक डिस्चार्ज ट्यूब में, ये मेरी डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसमें एक बहुत हाई पोटेंशियल में अप्लाई कर रहा हूं बैटरी से, और यहां पे प्रेशर मैंने काफी कम रखा हुआ है, लाइक 10 की पावर -2 एटीएम के अराउंड, एंड 10,000 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम। तो उस केस में हमने ये देखा था जो गैसियस एटम्स या मॉलिक्यूल्स यहां पे प्रेजेंट है, उनसे जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन उस पर स्ट्राइक करता है, यहां अगर बहुत ज्यादा बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से निकल रहे थे वो जब इस एटम पे स्ट्राइक करते हैं, तो जिसकी वजह से एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी गेन करेगा और हायर स्टेट में जाएगा, और जब वो वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, एक रेडिएशन इमिट करेगा। वही रेडिएशन की बात की जा रही है यहाँ पे, जो रेडिएशन वो इमिट कर रहा है वो ब्लू कलर का है। अब ये रेडिएशन का अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर प्रिज्म से पास करके उसका बैंड देखेंगे कि किस तरीके का बैंड है, तो वो कैसा, कंटिन्यूअस ना होके लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। सो दिस लाइट शोज discontinuous line spectrum of several isolated lines through prism. All these lines of hydrogen atom have Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund and Humphrey series. ये अभी हम देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट सीरीज मिलती हैं उनको ये नाम दिया गया है, और ये नाम बेसिकली उन साइंटिस्ट का है जिन्होंने उन लाइंस को डिस्कवर किया था, उन वेवलेंथ्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। To evaluate the wavelength of various hydrogen lines, Rydberg introduced the following expression, which is, ये लिखा हुआ है क्या, वेव नंबर इज इक्वल टू आर, इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, इज 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए। अब हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे, और इससे पहले जो बोर्ड्स मॉडल में हमने पढ़ा था उससे कनेक्ट करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सबने, ठीक है। चलिए सो अब देखो, जो अभी हमने एक क्वेश्चन लिखी थी रिडबर्ग कांस्टेंट का, अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, कि वो कैसे आता है। जो हमारे पास वेव नंबर था इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, यही लिखा था 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देख लीजिए एक बार, शायद मैंने अभी इससे पहले n2 n1 लिख दिया था, करेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि वो n1 n2 हमारे ऊपर है कि हम किसको n1 डिफाइन कर रहे हैं किसको n2, फिर भी आप n1 n2 लिख लीजिएगा, जो अभी हमने रिडबर्ग कांस्टेंट लिखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। अब हम कैलकुलेशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट देख रहे हैं कि ये आता कैसे, जो इक्वेशन उन्होंने दी वो कैसे आती है,
इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर उसके बारे में हम फिर आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का और डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज एटम। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस ऑर्बिट में, इसको मैं बोल रहा हूं N1, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके N2 में जा रहा है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो मैं E2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसकी एनर्जी E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन क्या क्या एक्साइट होके यहां पे गया, इसकी एनर्जी मैं बोल रहा हूं क्या, E1। अब ये एक्साइट कब होगा, जब इसको बाहर से एक एनर्जी मिलेगी। यही हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में है, एक पोस्टुलेट था उसका, देखिएगा 5th या 6th पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो वो बाहर से एक एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद वो क्या होगा, एक हाई एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में प्रेजेंट है वो उसकी ग्राउंड स्टेट होगी, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है। जैसे उसको बाहर से कोई एनर्जी मिली, वो एक्साइट होके हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। बट हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या होता है, वो जनरली उस स्टेट में, क्योंकि वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है, उसकी स्टेबल स्टेट नहीं है, तो वो अपनी वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है और फिर एनर्जी को इमिट करता है। तो पहले हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है जो यहां पे प्रेजेंट है, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, ये एक एनर्जी है। तो इस एनर्जी को मैं इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा से दिखा रहा हूं, जो एनर्जी एब्सॉर्ब करके E2 में चला गया। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, अगर मैं यहां पे लिखूं अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल या फिर बोर्स पोस्टुलेट, हम क्या लिखेंगे, ये जो एनर्जी है E, ये एनर्जी जो ये अब्सॉर्ब कर रहा है, ये जो एनर्जी अब्सॉर्ब किया, ये इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा। E शुड बी इक्वल टू E2 माइनस E1। यही पढ़ा था हमने बोर्स मॉडल में। इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने एग्जांपल से आपको समझाएगा, आप लास्ट लेक्चर फॉलो करिए, मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन के यहां पे मान लो एग्जांपल के तौर पे 5 जूल है और इस ऑर्बिट में एनर्जी जो है वो 10 जूल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है तो उसको 5 जूल गेन करना पड़ेगा। 5 जूल गेन करने के लिए वो, अगर उसको बाहर से जो एनर्जी मिल रही है वो 5 जूल है, तभी वो 5 जूल की एनर्जी पहले से उसके पास है, 5 जूल की एनर्जी उसने गेन की और वो एनर्जी गेन करके वो इस स्टेट में चला जाएगा E2 में, जो कि कितनी हो जाएगी, 10 जूल। तो जो एनर्जी ये यहां पे एब्सॉर्ब कर रहा है, ये एनर्जी इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। अगर मैं बोल दूं कि 12 जूल का है, इलेक्ट्रॉन 5 जूल में प्रेजेंट है, उसको 12 जूल में जाना है, तो क्या करेगा, 7 जूल की एनर्जी को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। तो दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ बोथ ऑर्बिट्स, जो ऑर्बिट्स इन्वॉल्व है इसमें। तो उसके रिस्पेक्ट में हम यहां पे देख रहे हैं इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E के लिए मैं लिख रहा हूं hc बाई लैम्डा, क्योंकि जो एनर्जी आ रही है वो हमारी क्या है, hc बाई लैम्डा है, वो हो गया hc बाई लैम्डा। E2 माइनस E1, E2 क्या होगा, E2 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी ऑफ द बोर्स ऑर्बिट। बोर्स ऑर्बिट में एनर्जी के लिए अभी मैं लिख देता हूं E2 माइनस E1 ही लिख देता हूं। और जहां पे हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हमने जूल में पढ़ा था एनर्जी की वैल्यू। किसमें, बोर्स मॉडल में, कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी जो एनर्जी होगी, दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल, यही पढ़ा था। तो उसी के रिस्पेक्ट में मैं E2 क्या रखूंगा, ये एक इक्वेशन हो गई हमारे पास। आगे मैं, ये तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल है एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में, तो E2 क्या रखी जाएगी, E2 रखी जाएगी माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, ये आ गया जूल में। E1 कैलकुलेट करूंगा माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर, ये किस में हो गया, जूल में। ये दोनों वैल्यूज उठा के मैं इसमें रखता हूं, ये नाम दे दिया मैंने x। फ्रॉम इक्वेशन x से अगर हम देखें, सो hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, माइनस N1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू डाल देंगे, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर, करेक्ट।
चलिए इसको रफ करते हैं। आगे एच सी बाई लैम्डा है, सो एच सी बाई लैम्डा। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर, इस चीज को मैं कॉमन कर लूं अगर तो हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू का स्क्वायर। ये माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 अपॉन एन वन स्क्वायर। सो एच सी बाई लैम्डा, तो अगर मैं 1 बाई लैम्डा कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच सी 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर। करेक्ट? नाउ 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच सी की वैल्यू पुट करते हैं, सो 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच सी की वैल्यू, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 3 इंटू 10 टू द पावर 8, साथ में 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर। करेक्ट? ये n1 है, सॉरी, दिस इज n1, दिस इज n2। 1 बाई लैम्डा, इस वैल्यू को जो हम पूरा सॉल्व करते हैं, ये जो वैल्यू हमारे पास, तो ये वैल्यू आती है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई। ये 1 बाई लैम्डा ही क्या होता है हमारे पास, 1 बाई लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर का अपोजिट होता है वेव लेंथ, सो इसी चीज को हम वेव नंबर बोल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर। सो ये कुछ इक्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम क्या लैम्डा निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि n1 आपको दिया है मान लो थर्ड ऑर्बिट, n2 दिया है मान लो सिक्स्थ ऑर्बिट, तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड स्टेट से सिक्स्थ स्टेट में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट से सिक्स्थ स्टेट में जा रहा है, तो उस केस में जो एनर्जी वो एब्जॉर्व कर रहा होगा उसका लैम्डा क्या होगा। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन किसी भी गैस के एटम के लिए दे सकता है, हाइड्रोजन की बात करेगा तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, किसी दूसरी गैस की बात करेगा तो उसकी जेड की वैल्यू रखेंगे हम। तो यहां पे बोर्स मॉडल ही हम लगा रहे हैं, और उसके केस में हम ये देख रहे हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अगर हम ये लगा रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन n1 से n2 में जा रहा है, तो n1 से n2 अगर आपको क्वेश्चन दिया गया कि थर्ड से सिक्स में जा रहा है या फोर्थ से सेवेंथ में जा रहा है या 5 से 10 में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है और वो कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करके 10th ऑर्बिट में चला जाता है। तो जो एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा, यानी ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा E, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, उसका लैम्डा क्या होगा, तो हम सीधा सीधा इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे और n1 की वैल्यू डाल देंगे, n2 की वैल्यू डाल देंगे और हमारे पास लैम्डा कैलकुलेटर। तो लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है तो लैम्डा का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन आपने पढ़ाई है वो आप निकाल सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं, मान लीजिए A, तो फ्रॉम इक्वेशन A या उसी में आगे अगर हम बात करें तो n1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n1 n2 अच्छे से नोट कर लीजिएगा। n1 जो है हमारा लोअर स्टेशनरी स्टेट एंड n2 क्या होगा, हायर स्टेशनरी स्टेट। n2 होगा हायर स्टेशनरी स्टेट, n1 क्या होगा लोअर स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट हमको पता है, स्टेबल स्टेट जो कि हमने डिफाइन किया था कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उन ऑर्बिट्स को हम क्या स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। बोर्स का पोस्टुलेट था, फर्स्ट या सेकंड पोस्टुलेट्स में हमने ये पढ़ा था। तो उसी मतलब जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है n1 लोअर को, n2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हायर को। क्लियर? और ये जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को, इसी क्वेश्चन को अभी हमने लिखा था r, पहले ये नोट कर लिया सबने। अब इसी के आगे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन A, from equation A, if
हाइड्रोजन गैस इज टेकन, अगर हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है तो हाइड्रोजन के एटम के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के एटम का इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हम बात कर रहे थे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अगर जेड की वैल्यू 1 हो गई तो 1 बाई लैम्डा क्या लिखा जाएगा 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये आपका लैम्डा हो गया। क्लियर। और इसी को हम क्या बोलते हैं आर, रिडबर्ग कांस्टेंट, वेयर R इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या आएगी लैम्डा का अपोजिट या वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R, तो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर में, और इसको हम क्या बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो समझ में आ रहा है। ये इक्वेशन अभी जो मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको लास्ट लाइन लिखवाई उसमें ये इक्वेशन लिखी थी 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। इस वैल्यू को हमने आर लिखा था और यही था रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है आर 1.097 10 टू द पावर 7 मीटर, जो कि हो जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया आर। अब ये क्या है, ये तब एप्लीकेबल होगा जब हाइड्रोजन गैस की बात करी थी तो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिखा था, तो जेड हमने यहाँ पे नहीं लिखा था। लेकिन जब हाइड्रोजन की बात ना होगी किसी और दूसरे की बात होगी, किसी दूसरे एटम की, तो उसके लिए उसका जेड हम रखेंगे इस इक्वेशन में। तो ये केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये जो हम कैलकुलेशन रिडबर्ग कांस्टेंट कर रहे हैं, जो इक्वेशन ए बनाई है हमने, ये लैम्डा कैलकुलेट करना, ये किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए यूज किया जा सकता है। तो वहां पे उसका जेड रखना होगा। हाइड्रोजन की बात होगी तो 1 रखे हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है सीधा सीधा। क्लियर। अब इस चीज में ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसी पे आपको कैलकुलेशंस करनी है, जो क्वेश्चन करने हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है तो E1 से E2 में जाएगा और इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस इस एनर्जी के इक्वल होगा जो एनर्जी वो क्या कर रहा है एब्सॉर्ब कर रहा है। समझ आ गया सबको, सारी क्वेश्चन नोट कर ली। चलिए मैं इसको रफ करता हूं। और अब हम बात करते हैं सेकेंड केस। मान लीजिए मैं दोबारा से एक एटम बना रहा हूं और इस बार भी ये है N1, दिस इज N2, इसकी एनर्जी है E2, इसकी एनर्जी है E1। इस बार इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आ रहा है, E2 से E1 में आ रहा है। यहां पे क्या कर रहे थे हम, N1 से N2 जा रहा था, इस बार N2 से N1 आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे आ रहा है तो ये हायर एनर्जी स्टेट है, हमने ये डिस्कशन किया, ये हायर एनर्जी स्टेट है और हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है। तो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। मतलब अगर यहाँ पे एनर्जी, अगेन वही एग्जांपल हम ले, अगर 10 जूल है, एग्जांपल के लिए मान रहे हैं हम, हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर ये 10 जूल है और ये 5 जूल है, तो इलेक्ट्रॉन को 10 जूल से 5 जूल की स्टेट में आना है, तो क्या करेगा, एक एनर्जी वो बाहर निकालेगा, इमिट करेगा, और ये एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, 5 जूल के इक्वल हो जाएगी। अब इस एनर्जी का लैम्डा कैलकुलेट करना है तो अगेन रिडबर्ग कांस्टेंट का यूज कर लेंगे, सेम इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि जो एब्जॉर्ब कर रहा है केवल वहीं लगेगा, किसी भी दो एनर्जी स्टेट के बीच में अगर ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है या जो एनर्जी वो इमिट कर रहा है, इन दोनों ही केसेस में आप रिडबर्ग कांस्टेंट का यूज करके लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन लैम्डा आ जाएगा 1 बाई आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। बट यही है कि n1 n2 मैंने अभी लिखवाया था, n1 n2 क्या दोनों ही केसेस में रिप्रेजेंट करेंगे क्या, लोअर एनर्जी स्टेट एंड हायर एनर्जी स्टेट। सो n1 क्या है हमारा, अब इस केस में ये 10 जूल वाली एनर्जी स्टेट है, ये 5 जूल वाली एनर्जी स्टेट है, n1 वाला कौन सा होगा, यही रखा जाएगा जो अभी इससे पहले हमने बात किया था। n1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, लोअर एनर्जी स्टेट को, n2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हायर एनर्जी स्टेट को। तो चाहे वो एनर्जी को इमिट कर रहा हो या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हो, दोनों ही केसेस में n1 और n2 अगर आप रख रहे हैं क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा n1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, लोअर एनर्जी स्टेट, और n2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, हायर एनर्जी स्टेट, और वहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, लैम्डा। क्लियर। सो इलेक्ट्रॉन का किसी दो स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच में अगर ट्रांजिशन हुआ, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में गया या हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आया,
अगर लोअर से हायर में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी इमिट करेगा, और ये जो एनर्जी होगी ये इन दोनों ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है उनके डिफरेंस के इक्वल होगी, और यहां भी वही सेम कंसेप्ट है, और उसके बेसिस पे हम लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। तो बोर्स मॉडल का एक पोस्टुलेट था, 5th या 6th पॉइंट जो भी था हमने पढ़ा था, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और उसी मॉडल का यूज करके, बोर्स मॉडल के उसी पोस्टुलेट का यूज करके हमने यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेट किया। ठीक है, और साथ में याद रखिएगा जो डेरिवेशन किया था उसमें जेड स्क्वायर था, तो अगर किसी और एटम की बात होगी तो जेड की वैल्यू रखी जाएगी उसका एटॉमिक नंबर, लेकिन जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो जेड की वैल्यू सीधा सीधा 1 हो जाएगी, तो फॉर्मूले में फिर हम जेड रखते ही नहीं। क्लियर हो गया ये? तो अब आगे डिस्कशन करते हैं। तो पहली बात तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ चीजें हमने पढ़ी कि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइंस देखने को मिलेगी, लाइमन बामर पास्चन जो अभी हमने लिखा था उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो रिडबर्ग कांस्टेंट था उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हमने देख लिया। अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए, ये एक एटम है हाइड्रोजन का, और इस एटम में ये मैं मान लेता हूं कि कोई इलेक्ट्रॉन है इस स्टेट में। अब होता क्या है, जब एक लाइट आई या कोई भी रेडिएशन है, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेड स्टेट में गया। इलेक्ट्रॉन जो कि इस स्टेट में, ये इसकी मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट है, इस ग्राउंड स्टेट में इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया और हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जिस हायर एनर्जी स्टेट में गया है वो उसकी स्टेबल स्टेट तो थी नहीं, वो किसी और लोअर स्टेट में था। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाता है तो उस स्टेट में वो ज्यादा देर तक रह नहीं सकता, बहुत कम टाइम के लिए रहता है, मतलब 10 to the power -8 -10 सेकेंड ऐसे हम निकालते हैं, उस टाइम के लिए वो हायर स्टेट में रहेगा, और उसके बाद वो वापस अपनी लोअर स्टेट में वापस आ जाएगा, क्योंकि यहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, एनर्जी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा है, एनर्जी कम रहेगी, और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा रहेगी। सो इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में प्रेजेंट था, इस ऑर्बिट में प्रेजेंट था, एक बाहर से एनर्जी अब्सॉर्ब किया, उस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा के साथ। इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद वो एक एक्साइटेड स्टेट में चला गया, हायर एनर्जी ऑर्बिट में गया, बट वो इस स्टेट में रह नहीं सकता क्योंकि ये हायर एनर्जी स्टेट होगी, उसको वापस से लोअर एनर्जी स्टेट में आना है, तो एनर्जी क्या करेगा, वापस से इमिट कर देगा। अब एनर्जी इमिट कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से हायर स्टेट में गया और वापस से उसी लोअर स्टेट में आ गया, तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी इमिट कर देगा। ये तो क्लियर है सबको। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ये 3 डिफरेंट स्टेट दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट था, उसको बाहर से एक एनर्जी मिली जिसको उसने एब्जॉर्ब किया, और n इज इक्वल टू 3 में चला गया यानी थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, ये एक एनर्जी है जिसको उसने एब्जॉर्ब किया, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 में गया। अब अगर वो वापस, क्योंकि यहां वो रह नहीं सकता, वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है, तो वापस से अपनी लोअर स्टेट में आएगा। अब n इज इक्वल टू 3 से अगर वो डायरेक्ट n इज इक्वल टू 1 में आ गया, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उतनी एनर्जी इमिट कर देगा। लेकिन अगर वो डायरेक्ट नहीं आया, क्योंकि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो डायरेक्ट ना आके मल्टी स्टेप्स में आए, नॉट इन सिंगल स्टेप बट इन मल्टी स्टेप, तो क्या करेगा, n इज इक्वल टू 3 से 2 में आएगा, फिर 2 में थोड़ी देर रुकेगा, उसके बाद फिर 2 से 1 में आता है। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हमको देखने को मिलती हैं, जरूरी नहीं कि वो एक ही बार में सीधा आ जाए। तो यहां पे वो 2 एनर्जी, पहले यहां पे एक एनर्जी निकालेगा, 3 से 2 में आएगा, तो ये एनर्जी मैं लिखता हूं E1, फिर वो 2 से 1 में आएगा, ये एनर्जी मैं लिख रहा हूं कितने, E2, लेकिन ओवरऑल तो 3 से 1 में ही आ रहा है, तो ये E1 और E2 का जो एडिशन होगा, ये E1 E2 का एडिशन किसके इक्वल हो जाएगा, इस E के इक्वल, क्योंकि एक्चुअली में जितना एब्जॉर्ब करके वो गया था उतना इमिट करके यहां पे आएगा, बट ये 2 स्टेप में आ रहा है। ठीक है, तो इन 2 स्टेप में आ रहा है, तो एक एनर्जी यहां इमिट करेगा E1, एक एनर्जी 2 से 1 में आने में इमिट करेगा, वो होगी E2, और E1 एंड E2 का जो समेशन होगा वो इस E के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं सबको? इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके गया हायर स्टेट में और वापस से हायर से लोअर में डायरेक्ट आ गया एक स्टेप में, तो जितनी एनर्जी
एब्जॉर्व किया उतनी एनर्जी इमिट करेगा। लेकिन अगर वो एब्जॉर्व करके हायर स्टेट में गया और एक स्टेप में लोअर स्टेप में नहीं आया, ठीक है, लोअर स्टेशनरी स्टेट में नहीं आया, एक से ज्यादा स्टेप में आ रहा है, तो जितने स्टेप में आएगा उन सब की एनर्जी का एडिशन इस एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ये बात तो सिंपल सी है, सबको क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन करते टाइम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर में गया और डायरेक्ट आ गया, या फिर 3 से 2 में आया, 2 से 1 में आया, तो इसका वेवलेंथ अलग आ जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी वेवलेंथ अलग आ जाएगी क्योंकि इसकी एनर्जी अलग होगी। ये क्लियर है सबको? अब देखते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हो क्या रहा है। तो अब एक डायग्राम बना रहे हैं एनर्जी के डिफरेंट लेवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये सब लोग बना लेंगे। So this is n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, थर्ड ऑर्बिट ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, दिस इज 5, 6 एंड इसी तरह हम आगे 7 बना के इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स बना सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी के डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने पढ़ा था -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर। ये किसके लिए था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था पर एटम। अभी हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रिस्पेक्ट में फॉर हाइड्रोजन जेड की वैल्यू क्या रख दी जाएगी? 1, सो जेड विल बी इक्वल टू 1। सो एन पे डिपेंड करेगा, जेड कांस्टेंट हो गया क्योंकि सबके हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस के लिए। अब डिपेंड कर रहा है एन पे, सो एन इज इक्वल टू 1। जब एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो एनर्जी कितनी आएगी? -13.6। अगर मैं इसको इस साइड लिखूं तो इट इज इक्वल टू -13.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सिमिलरली अगर n की जगह हम क्या रख रहे हैं? 2, सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ऑलमोस्ट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली आप ऊपर जा सकते हैं, तो ऊपर जाने पे हम ये एनर्जी का जो डिफरेंस है, अगर यहां थर्ड की हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी का डिफरेंस आप देखेंगे कितना आ रहा है, ये 13.6 है, 3.4 है, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। बट ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ये एनर्जी का जो डिफरेंस का गैप है वो कम होता जा रहा है। तो अगर मैं बोल दूं कि इस एक्सिस पे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एन के साथ, तो डिफरेंस इन एनर्जी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, जो हम यहां पे दिखा रहे हैं। जैसे जैसे एन की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, एनर्जी की डिफरेंस, दो ऑर्बिट्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो क्या होता जाएगा? कम होता जा रहा है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में प्रेजेंट है। n इज इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है। बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब वो बाहर से एक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, जिससे वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो किस अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर उसने इस अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब की है जो कि इस n2 और n1 के डिफरेंस के इक्वल है, तो वो n1 से n2 में चला जाएगा। अगर उसने इस अमाउंट में एनर्जी क्या कही है? अब्सॉर्ब की है, जिससे कि वो n1 से n3 में जा सके, तो वो n1 से n3 में चला गया। ठीक है, बट वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा नहीं। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड, ये थर्ड, इसी तरीके से हम आगे बता सकते हैं एक्साइटेड स्टेट कौन सी है। इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट में वो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा। अगर हम एनर्जी के इमिशन को दिखा रहे हैं यहां पे n इज इक्वल टू इंफिनिटी, हम यहां पे दिखा सकते हैं ऊपर के लिए। अब अगर मैं यहां से दिखाऊं n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो n इज इक्वल टू 1 पे कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में हम दिखा रहे हैं जहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करके आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट में गया, 5 से गए 6 में गया, 6 से 1 में आ सकता है, 5 से 1 में आ सकता है, 4 से 1 में, 3 से 1 में, 2 से 1 में, कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। अगर 2 में दिखाए तो हम ये 6 के साथ दिखा रहे हैं। ये हो गया 2 के लिए।
सिमिलरली 3 के लिए ये हो गई 4 के लिए n इज इक्वल टू 4, दिस इज n इज इक्वल टू 3, 2, 1, ये 4 हो गया, n इज इक्वल टू 5 एंड 6। ये कुछ लाइंस दिखाई गई हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो ये लाइंस है, इन्हीं का हमने डिस्कशन किया था। इस सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में गया हो, अगर वो सीधा ग्राउंड स्टेट में आ रहा है n इज इक्वल टू 1, तो उसकी जो भी वेवलेंथ वो इमिट करेगा वो सारी की सारी वेवलेंथ लाइमन सीरीज के अंडर आएंगी। सिमिलरली किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर वो n इज इक्वल टू 2 में आता है, तो इस सीरीज को हम नाम बोलते हैं बामर सीरीज। थर्ड वन हमारी ये कुछ सीरीज हमने दिखाई है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट, पी फंड एंड हम्फ्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर डायरेक्ट n इज इक्वल टू 1 में आया, तो जो एनर्जी वो इमिट करेगा उसका जो भी लैम्डा होगा वो लाइमन सीरीज के अंडर आएगा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 वाले जो भी लैम्डा होंगे वो बामर सीरीज के अंदर आएंगे। n इज इक्वल टू 3 में अगर किसी एक्साइटेड स्टेट से आता है तो वो पास्चन सीरीज का होगा, एंड इसी कंटिन्यूअसली ब्रैकेट, पी फंड एंड हम्फ्री सीरीज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में, तो इलेक्ट्रॉन कब एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में गया, वापस से वो 1 2 3 4 जिसमें भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट नाम डिसाइड किए गए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? तो अभी के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये बना लीजिए आप सीरीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके बेस पे जो अभी हमने कैलकुलेशन किया था रिडबर्ग कांस्टेंट का, उस पर क्वेश्चंस करेंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर सबको? चलिए, थैंक यू।